Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. और आज की क्लास में हम एडजेक्टिव टॉपिक जो आपको सिखाया गया था प्रीवियस कुछ क्लासेस में, उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए, आज करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव टॉपिक जो है ना, उसमें कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो आपको ध्यान देना होगा। और आपको कुछ पार्ट में एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि विच पार्ट हैज एन एरर, कि कौन से पार्ट में गलती की गई है। और अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप अपना आंसर डी भी कर सकते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में गलती नहीं भी होती है। ठीक है जी, आप देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। लिखा है देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। ठीक है जी, इस तरह से सेंटेंस है। तो जरा देखो, आप ना एक टर्म यूज करते हो एडजेक्टिव के अंदर ही, जिसको बोला जाता है ईच और साथ में बोला जाता है एवरी। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। आप ध्यान देना, ईच का जो मतलब है ना, ईच का मतलब वो हम 2 लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं और 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईच के साथ कभी नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एवरी का यूज हमेशा हमें 2+ के लिए करना चाहिए, यानी बड़े लेवल के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो देयर वर 2 सोल्जर्स लिखे हैं, काउंटिंग में 2 हैं, 2, और आगे मैंने लिखा है ईच एंड एवरी। तो क्या ईच एंड एवरी हो सकता है? हां, ईच हो सकता है पर एवरी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संख्या नंबर 2 है तो कभी भी 2 के लिए क्या नहीं आएगा? एवरी नहीं आएगा। ईच 2 के लिए भी आ सकता है, 2 से ज्यादा के लिए भी आ सकता है, लेकिन एवरी का यूज अगर नंबर्स में देखो तो हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन में, यानी जो एंड लगा के एवरी लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना ही नहीं चाहिए। और अगर इसको लिखना नहीं चाहिए तो एरर देखो, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, ए में एरर नहीं लगा, फिर इसको पढ़ा तो इसमें एरर है, तो हम कहां मार्क कर देंगे? बी में, यानी इसका एरर कहां दिखाया जाएगा? बी में एरर है। बी में एरर यह है कि आपको एंड एवरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आप समझते हो ना ईच और एवरी में क्या फर्क है। और इसको एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके साथ सोल्जर लिखा हुआ है। नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, क्लासेस में पढ़ लिया आप लोगों ने, और उसी में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच और एवरी सिखाया जाता है। तो ईच का मतलब 2 या 2 से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन एवरी का यूज हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होगा। तो यहां पे 2 के लिए हम एवरी का यूज नहीं कर सकते, वही एरर है ना। आप ध्यान देना कि हमें क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। चलिए आगे देखो, आगे लिखा है द 10 कैप्टन्स, यानी कैप्टन्स कितने हैं इसके अंदर? 10 है। हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ऑन। अब देखो, इसमें फिर से हम यहां देखें तो यहां पे यूज किया है 10 और यहां पे यूज किया गया है ईच। ईच, अब देखो, क्या ईच जो है आपका, क्या आपको लगता है ईच जो है वो एक ईच अचीवमेंट, एन लगाने की जरूरत नहीं है, एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या लिखना चाहिए था? द 10 कैप्टन्स हैड ईच अचीवमेंट ऑफ हिज ऑन, इस तरह से। तो अगर एरर दिखाना हो तो हम कौन से पार्ट में दिखा सकते हैं? इसमें बी पार्ट में दिखा सकते हैं। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, हालांकि ईच का यूज अगर हम 10 के लिए करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल सही माना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है दीज शॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। इसमें देखो ध्यान से, आसान सा एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आसान सा। और आगे क्या लिखा हुआ है कि सो दे डिजर्व, तो डे के अकॉर्डिंग डिजर्व लिखा हुआ है, टू बी लुक डाउन अपॉन। अब देखो, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है दीज, और यहां पे लिखा है शॉर्ट। दीज को हमने कौन सा प्रोनाउन बोला था? बच्चे कहे सर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, दिस दैट दीज दोज। और आप दीज को कैसा वर्ड मानते हैं? प्लूरल, सिंगुलर नहीं प्लूरल। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पे दीज शॉर्ट नहीं, दीज शॉर्ट्स होना चाहिए।
क्या हो जाएगा? दीज शोर्ट्स ऑफ मैन। यानी अगर मैं इसको प्लूरल बोलता हूं दीज को, तो इसके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल दिखना चाहिए। तो यहां पे शोर्ट नहीं होगा, शोर्ट्स यूज किया जाएगा, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। अब बच्चे कह रहे सर आपने मैनी और मच में भी अंतर बताया था, याद करो वो दिन जब आपने क्या पढ़ा था? नंबर्स और क्वांटिटी। मैनी क्या होता है? नंबर, और मच क्या होता है? क्वांटिटी। तो क्या मैनी और मच में भी कोई अंतर है? जी बिल्कुल है। जिस चीज को गिन सकते हो उसके लिए मैनी है, जिसको नहीं गिन सकते उसके लिए मच है। और प्रॉब्लम में तो लिखा भी है प्रॉब्लम्स, इसका मतलब तो गिन सकते हैं, काउंटेबल है ये। और काउंटेबल के साथ ही हमें क्या यूज करना होता है? मैनी। इसका मतलब मच प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, मैनी प्रॉब्लम होना चाहिए। यही एक सही तरीका है लिखने का। ठीक है जी। तो यहां पे ही एरर दिखाई दे रहा है हमें कि आप देखो मच प्रॉब्लम नहीं होता। मच का मतलब क्या है कि जब आप मैनी यूज करोगे ना, तो मैनी को आप तब यूज करना जब उसके बाद आता है कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आना चाहिए, जिसको गिन सकते हो, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और अगर आप मच को यूज करना चाहते हो तो मच को यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो क्या रहता है? सेम। बस फर्क किसका होता है? फर्क नाउन का है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। देखो ध्यान से। अब इसमें आप देखोगे कि एक वर्ड यूज किया गया है एंड। कभी कभी एंड, कभी कभी और कभी कभी होता है एज वेल एज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इनमें ना अलग अलग तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड। जैसे देखो यहां एंड लिखा हुआ है, एंड एक तरफ एग्स हो गया और एक तरफ क्या हो गया? मिल्क हो गया। तो जो ये दो वर्ड लेते हैं ना, क्योंकि दो की बात करते हैं, ये एज वेल एज एंड और दोनों में दो वर्ड दिखाई देंगे। या तो दोनों एक कैटेगरी के वर्ड हो, फिर तो उनके लिए जो भी आपको वर्ड लिखना है एक ही लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्स काउंटेबल है और मिल्क भी काउंटेबल होता, फिर तो आप यहां मैनी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमें पता है कि एक्स क्या है आपका? काउंटेबल, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। तो अगर दोनों अलग अलग कैटेगरी के वर्ड है तो बोथ मस्ट बी सेटिस्फाइड, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहां मैनी एग्स के अकॉर्डिंग सही लिखा है, लेकिन अगर मैं मिल्क में नहीं लिखूंगा मैनी और मच में से कोई एक, तो आप सोचो वो तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। तो इससे पहले हमें क्या यूज करना चाहिए? मच यूज करना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए आपका कि मैनी एग्स एंड मिल्क, यानी मिल्क नहीं मच मिल्क होना चाहिए। यह ध्यान रखें कि मैनी एग्स एंड मच मिल्क ही हैज। तो एरर कहां दिखाया जाएगा? एरर दिखाया जाएगा बी में, बी में एरर। तो यही तो एरर है यहां पे, यही ध्यान रखना आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे बना? मैनी और मच से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सो अ शार्प लॉन्ग नाइफ। ये ध्यान देना। अब यहां पे एक बात समझ में आती है आपको कि ना, आप देखना ध्यान से कि आई लिखा है, सो लिखा है, लेकिन उसके बाद लिखा है अ शार्प लॉन्ग नाइफ। ये आप देखो, इसमें नाइफ तो हमें पता है कि नाउन है, नाउन है ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये नाउन माना जाएगा। लेकिन अगर ये नाउन है तो उससे पहले एक तो लिखा क्या हुआ है? शार्प, और एक क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग। शार्प और लॉन्ग। तो आप ध्यान देना कि अगर ऐसे वर्ड दोनों आते हैं ना, तो हमने एक रूल पढ़ा होता है ओ, आपने ध्यान दिया, ओ एस ए एस सी ओ एम पी, यानी एक से ज्यादा एडजेक्टिव जब आते हैं ना तो इस ऑर्डर में लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए जी? ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो आप ध्यान देना कि पहले ओ लिखा है तो ओ का मतलब यहां पे ओरिजिन से है, सॉरी ओपिनियन से, ओपिनियन से इसका मतलब बनता है। तो ओ का मतलब ओपिनियन है, एस का मतलब क्या होता है? साइज, ए का मतलब एज, एस का मतलब क्या होता है? शेप, सी का मतलब कलर,
ओ का मतलब क्या होता है, ये बुक्स में लिखा होता है, आप ध्यान देना ध्यान से। ओ का मतलब ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि वो अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं। किसी को आपने इंटेलिजेंट बोल दिया, ब्यूटीफुल बोल दिया, तो उसका ओपिनियन है, तो ओपिनियन हो सकती है। एस का मतलब क्या हो सकती है, वो एस का मतलब वो हो सकती है आपकी शेप, साइज, सॉरी साइज, आपका साइज भी हो सकती है, कोई साइज हो सकती है, ध्यान रखना, साइज भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो और एस का मतलब साइज, ए का मतलब एज, एस का मतलब दूसरे वाले का शेप, सी का कलर, ओ का ओरिजिन, कहां से आया है वो, एम का मतलब मटेरियल, और पी का मतलब पर्पस होता है। तो जरा बताओ शार्प क्या माना जाएगा कि वो शार्प है। तो शार्प हम क्या बोल सकते हैं, उसका ओपिनियन बोलेंगे, उसका साइज बोलेंगे, एज बोलेंगे, कि शेप बोलेंगे, कि कलर, या उसका ओरिजिन बोलेंगे। तो शार्प क्या माना जाएगा, शार्प आप कह सकते हैं उसका क्या है, शेप हो सकता है, शार्प शेप हो सकता है। और एक लिखा है लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या है, लॉन्ग है उसका साइज। तो पहले साइज आएगा कि पहले शेप आएगा, तो पहले साइज आएगा ना, तो इसीलिए पहले लॉन्ग को लिखा जाएगा यहां पे लॉन्ग, फिर क्या लिखा जाएगा, शार्प। तो इस तरह से आंसर बन जाएगा आपका अ लॉन्ग शार्प नाइफ। तो यही एक मिस्टेक है, इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ता है, बी। आई रिपीट, ध्यान देना क्वेश्चन को ध्यान से, आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। ये एक ऑर्डर है जिसको एडजेक्टिव का एक ऑर्डर बोलते हैं। एडजेक्टिव के ऑर्डर में आप देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप ओ का मतलब ओपिनियन बोल सकते हो, ओपिनियन का मतलब कोई कैसा है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। और एस का मतलब, पहले वाले एस का मतलब क्या बनता है, उसकी साइज कैसी है। साइज अलग अलग तरह की हो सकती है ना, साइज स्मॉल हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, ये साइज है, स्मॉल है, लॉन्ग है, लार्ज है, इस तरह से। और अगर ए का मतलब देखा जाए तो क्या होता है, ए का मतलब एज होता है, उम्र, दैट मीन्स कि नया है तो क्या बोल देते हैं, न्यू है। अगर हाल फिलहाल का है तो रीसेंट है, पुराना है तो ओल्ड बोल देते हैं, तो एज है। फिर एस का मतलब क्या, दूसरे वाले का, दूसरे वाले एस का मतलब होता है शेप। शेप कई तरह की होती है, शार्प हो सकती है, शेप ट्राइंगल हो सकती है, शेप सर्कल हो सकती है, ठीक है, ओवल हो सकती है। ये सारी शेप्स हैं जो मैथ्स वगैरह में भी आप यूज करते हो। ओके, फिर उसके बाद सी जो लिखा हुआ है ना, ये कलर होता है, कलर बाद में आएगा, ठीक है, कलर को बाद में लिखते हैं। और ओ का मतलब क्या हुआ, फिर ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कहां से आया है, इंडिया का है तो क्या बोलोगे, इंडियन है, जापान का है तो जैपनीज है, इस तरह से, ठीक है। एम का मतलब होता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब अगर वो लेदर का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, वुडन हो सकता है, तो उसका मटेरियल है वो। और पी का मतलब होता है पर्पस, यानी पर्पस का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई पर्पस है। आपने मार्केट से शूज खरीद लिए तो उसके अलग अलग पर्पस होते हैं। आप कहते हैं सर मैं रनिंग शूज खरीदूंगा, तो रनिंग उसका पर्पस है। आप बुक खरीदने जाओगे, कहोगे मेरे को स्पीकिंग बुक चाहिए, तो स्पीकिंग क्या है, उसका पर्पस है। जनरली आईएनजी से बनाते हैं ऐसे हम। तो क्या आपको कुकिंग की बुक चाहिए तो क्या बोलोगे, कुकिंग बुक, तो कुकिंग क्या है, पर्पस है। तो पर्पस सबसे लास्ट में पर्पस आना चाहिए, सबसे लास्ट में। अब ये है, आप ध्यान रखना। और इसको याद कैसे रख सकते हो आप, बड़े अच्छे तरीके से इसको बार बार देखो कि पहले ओ को याद कर लो, फिर सास को याद कर लो, फिर कंप्यूटर को याद कर लो, इस तरह से याद कर लो। ओ को, सास को, कंप्यूटर को, इस तरह से याद कर लो। 8 होते हैं टोटली, ठीक है ना, 8 होते हैं टोटल, इसको ध्यान रखना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई सो एन टॉल ब्लैक इंडियन बॉय। अब देखो इसमें कितने वर्ड्स दिखाई दिए आपको एडजेक्टिव के, आप ध्यान दो तो इसमें आपको ना एडजेक्टिव के 3 वर्ड दिखाई देंगे। ये 3 वर्ड अलग अलग है। तो अब बताओ टॉल क्या है जी, टॉल हमारा क्या माना जाएगा, साइज या माना जाएगा कि वो टॉल है। और ब्लैक क्या है, उसका कलर है, तो भाई कलर तो बाद में आएगा, यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंडियन, इंडियन क्या है, उसका ओरिजिन है, तो बाद में लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन यहां टॉल है तो टॉल के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ता है, तो क्या लगाया जाएगा, अ टॉल।
तो आई सो, क्योंकि जो पहले है उसके हिसाब से आर्टिकल लगाना है, तो आई सो अ टॉल ब्लैक इंडियन बॉय, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये फॉलो कर रहा है ऑर्डर एडजेक्टिव का। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, देखो दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। तो ध्यान दे आप, इसमें दिल्ली इज और यहां लिखा है फर्दर। फर्दर तो दूरी की बात करता है ना, आगे की, यानी एक तरह से टाइम की बात कर रहा है कि फर्दर का मतलब होता है आगे। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस दिखाना है तो फार का मतलब होता था डिस्टेंस के लिए कि दूर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते थे, दूर, कि दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। तो इसका मतलब हुआ कि मैं दूरी की बात कर रहा हूं, और दूरी के लिए फार होता है, और फार का जो कंपैरेटिव वर्ड होता है वो होता है फार्दर। क्या होता है, फार्दर, यानी फर्दर नहीं, फर्दर तो आगे का होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो दूरी के लिए वर्ड चाहिए, तो दूरी का वर्ड क्या होता है, फार्दर, और फार्दर है तो एरर कहां दिखाया जाएगा, ए में, फर्दर नहीं फार्दर होना चाहिए। इस तरह से चलना है आपको। आगे देखो, दिस बुक इज अनडाउटली प्रेफरेबल देन दैट इन मैनी रिस्पेक्ट्स एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। ठीक है जी, यहां तक पढ़ा हमने। पहले तो मन में डाउट आता है ना, कंपेरेटिवली के साथ गुड आएगा क्या, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, अगर मैंने प्रेफरेबल लिखा तो आप सब जानते होंगे, आपको पढ़ाया भी गया है ये डिग्री के अंदर, कि प्रेफरेबल, प्रेपोजिशन में भी पढ़ा आपने ये, प्रेफरेबल की कुछ वर्ड्स याद आ गए होंगे आपको। जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि अगर प्रेफर लिखा जाए, प्रेफर, और अगर आप लिखते हैं प्रेफर की जगह प्रेफरेबल, भाई तो ये वर्ड कभी भी अपने साथ देन नहीं लेते हैं, देन नहीं, कंपेरेटिवली नहीं, देन नहीं, इनकी जगह पे हमें टू लगाना पड़ता है। तो यहां पे देन के प्लेस पे क्या आना चाहिए, टू। तो एरर जो है हमारा वो कौन से पार्ट में बन जाएगा, बी पार्ट में। बी पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि प्रेफरेबल के साथ टू आता है। याद करो, हाई आपने लिखे थे प्रायर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, IOR वाले वर्ड में टू लगता था। लेकिन उसी कैटेगरी में दो वर्ड और लिखे थे आपने, प्रेफर और प्रेफरेबल, जिसके साथ देन नहीं टू यूज करना चाहिए, तो यही एरर था। आगे देखते हैं, ऑफ द टू प्लेयर्स, बिल्कुल सही लिखा है जी, क्योंकि ये तो हमने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, ठीक है। आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा कि अगर ऑफ लिखा है ना, ऑफ, तो ऑफ के साथ क्या होता है कि इसका काम तो चूज करना होता है, और अगर चूज करना है तो ज्यादा में से चूज करते हैं, तो इसका मतलब यहां कोई गड़बड़ नहीं है, सही लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ही इज द लकीएस्ट लिखा है, हालांकि लकीएस्ट में द आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी श्योर। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि हम तो यहां टू लिख रहे हैं ना, दो, और दो के लिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो इसका मतलब लकीयर तो नहीं है, यहां पे लकीएस्ट तो नहीं होगा। आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए यहां लकीयर। लकीयर से बनेगा कंपैरेटिव डिग्री, यानी यहां जब दो की बात कर रहे हो और दो में से चूज कर रहे हो, तो फिर लकीएस्ट कैसे हो सकता है, लकीयर होना चाहिए। हां, द तो लगाना ही है आपको, क्योंकि भाई आपने ये सीखा भी होगा कि डिग्री चाहे कंपैरेटिव हो चाहे सुपरलेटिव हो, अगर आपने ऑफ लगाया है तो ये सिलेक्शन करता है, और सिलेक्शन में तो द आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एरर कहां माना जाएगा इस बार, सी में एरर माना जाएगा, सी में एरर है, ठीक है जी। ऐसे ध्यान रखना है, एक एक चीज को ध्यान समझते चले जाओ। आगे देखो, सीमा इज सीनियर टू। अब देखो, सीनियर के साथ टू पढ़ने में कोई गड़बड़ है क्या आपके, बिल्कुल नहीं, सही लिखा है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। फिर आगे लिखा है, बट यू आर जूनियर देन, ओ माई गॉड। देखो, अब आपने फिर से याद किया कि जैसे ही हमने वर्ड लिखे सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, भाई इसका बेसिक क्या सिखाया था आपको कि एंडिंग IOR से होगी, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स में देन तो नहीं लिखते, उसकी जगह पे क्या लिखते हो, टू। तो इस देन को हटा के यहां पे क्या लिखा जाएगा, टू लिखा जाएगा। तो एरर हमें दिखाना है तो कौन से में, सी में एरर दिखाएंगे। सी में एरर क्यों होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि IOR वाले वर्ड्स में, जैसे यहां देखो ना, सीनियर में टू लगा है, तो वहां जूनियर में भी तो क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, देन नहीं आ सकता।
एवरीबडी नोस, हर कोई जानता है दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। अब जरा देखो, यूनिक का मतलब तो जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है उसको क्या बोलते हैं? यूनिक। और द मोस्ट यूनिक का मतलब भी क्या है? जो सबसे अलग है। ये तो सुपरफ्लूज हो गया भाई। कुछ वर्ड में आप मोर मोस्ट नहीं लगा सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपसे सीनियर हूं, तो क्या बोलोगे? मोस्ट सीनियर नहीं बोल सकते, सीनियर तो सीनियर रहेगा। ऐसे कोई चीज सबसे यूनिक है तो आप उसको मोस्ट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यूनिक का मतलब तो सबसे अलग है। फाइनल रिजल्ट आ गया, अरे द मोस्ट फाइनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आप यूनिक में ये वर्ड यूज नहीं करते। मोस्ट हो गया, मोर हो गया, वो यूनिक का यूनिक ही है। तो आप इसमें किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं। आपका एरर कहां होगा? सी में। ये सुपरफ्लूज है कि यूनिक को बना दिया गया है मोस्ट यूनिक। गलत है, ऐसा नहीं होता है, वो पहले से ही यूनिक है। A lots of books on English grammar are available in the market, but this one is the best। देखो बिल्कुल सही है, बेस्ट लिखा है, द भी लगा हुआ है और सारी बुक्स की बात भी कर रहे हो तो द बेस्ट लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हमने नंबर के एडजेक्टिव पढ़े थे ना, तो मैंने आपको बोला था एक होता है लॉट्स ऑफ और एक होता है अ लॉट ऑफ। भाई दोनों का मतलब तो क्या है? सेम है। और इनको आप दोनों तरह के नाउन के साथ यूज कर सकते हो। काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर लिखना है तो सिर्फ लोट्स ऑफ लिखो या अ लोट ऑफ लिखो। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है? अ लोट्स ऑफ। नहीं भाई, अगर अ बोल दिया है तो लोट्स कैसे हो सकता है? फिर अब इसके दो ऑप्शन रहेंगे, या तो इसको ए को हटा दो, क्या बना दो? लॉट्स ऑफ, या फिर इसमें से एस हटा के क्या बना दो? अ लॉट ऑफ। दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये गलत लिखा है यहां पे, इसका मतलब एरर कहां दिखाया जाएगा? एरर तो ए में ही दिखाया जाएगा। ए में ही एरर है यहां पे, ठीक है ना? यानी यही वर्ड गलत हो गया कि अ लोट्स ऑफ नहीं, लोट्स ऑफ होना चाहिए था, या फिर सिर्फ होना चाहिए था अ लॉट ऑफ। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सेम है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगाते हो। फिर आता है ही डज नॉट हैव सम मनी। अब यहां पे आपको समझ में आ जाता चाहिए कि एक एनी होता है और एक सम होता है। ये दोनों के दोनों को ऑलमोस्ट हम सेम मान के चलते हैं। इन दोनों को हम ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है इनमें कि एनी एक ऐसा वर्ड है जो हम तब यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस दिखने में कैसा लगता है? नेगेटिव, या फिर कैसा लगता है दिखने में? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, तब तो आप एनी को यूज करो। लेकिन अगर मुझे सम को यूज करना है तो मेरा सेंटेंस कैसा होना चाहिए जी? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि डू यू हैव सम मनी? ऐसा नहीं, मुझे बोलना चाहिए डू यू हैव एनी मनी। आपने बोला यस सर आई हैव एनी मनी। नो, आपको बोलना चाहिए आई हैव सम मनी, मेरे पास पैसे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव सम मनी नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी। दैट मीन्स कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते समय क्या लगाना चाहिए? एनी। और जब जब हमें क्या लगाना होता है? एक पॉजिटिव सेंटेंस, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? सम। तो इसका मतलब यह हुआ कि सम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव में सम नहीं, हमें क्या यूज करना चाहिए? एनी यूज करना चाहिए। ठीक है ना? कि ही डज नॉट हैव एनी मनी, इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। अब इसमें देखो कोई प्रॉब्लम क्या? कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैन है, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं लगती है। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में द आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव एवर सीन, प्रेजेंट का प्रेजेंट से कनेक्शन बना है, नॉन भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है। जबरदस्ती मिस्टेक नहीं निकालनी है। अगर एरर फ्री है तो एरर फ्री है, आप डी करेंगे क्योंकि कोई गलती नहीं है। आपने बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री सही लगाई है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। अब देखो, कभी कभी ना आप क्या करते हैं कि एक मेथड होता है हमारे पास कि हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली कोई, और उसमें कंपैरेटिव डिग्री में
आप लोगों ने क्या यूज कर लिया है, देन। एक मेथड तो ये है, लेकिन एक मेथड होता था कि हम ना क्या करते थे, देन की जगह पे एज यूज करते थे, एज और फिर बीच में डिग्री कैसी होती थी, पॉजिटिव डिग्री। कभी कभी राइटर दोनों के दोनों ऑप्शन एक साथ लिख के दे देगा आपको, पर हमें पता है कि दोनों को पूरा करना पड़ता है अगर दोनों आ जाएं। देखो ध्यान से, यहां लिखा है मोर ब्यूटीफुल, कौन सी डिग्री आई, कंपैरेटिव, ठीक है। क्या देन लिखा है इसके अंदर, नहीं लिखा ना तो गलत है। यानी इस मोर ब्यूटीफुल में हमें क्या लगाना चाहिए था, देन लगाना चाहिए था। आगे क्या लिखा देखो, बट नॉट, तो नॉट मतलब डिसिमिलरिटी, सो का पेयर क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, और इसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव भी नहीं है। यानी एज लिखो, चाहे कभी कभी हम लिख देते हैं सो एज, पॉजिटिव डिग्री। यानी वहां कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी कि जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो देन आना चाहिए। तो एरर कहां दिखाया जाएगा, ए में, ए में ही एरर होगा, इसका ए में एरर होगा, ठीक है जी। आप देखो जो जो क्वेश्चन बना रहे हो ना, आप ध्यान से इसको क्वेश्चन को नोट करा करो, क्वेश्चन को नोट करके आप इसके आंसर लिखते रहा करो, और जब मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको तो फिर अपने आप को चेक करो कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे आपके। फिर देखो नेक्स्ट, नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब कोई चीज प्रोग्रेस में होती है, ध्यान रखना भाई, जब हम कोई चीज प्रोग्रेस में कर रहे हैं तो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, देखो कि नाउ अडेज, आजकल जो वेदर है ना, गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड, मतलब ठंडे से ठंडा हो रहा है, ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर। तो जब डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, और अगर हमें डिग्री यूज करनी पड़े, डिग्री, तो डिग्री हमेशा कैसी होती है, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, कंपैरेटिव, पॉजिटिव नहीं होती। तो अगर मुझे इसको बनाना है प्रोग्रेस में, तो मैं कोल्ड से नहीं कोल्डर से काम चलाऊंगा, यहां कोल्डर होना चाहिए, कोल्डर एंड कोल्डर होगा, कोल्ड एंड कोल्ड नहीं। याद करो ऐसा एक सेंटेंस होता था कि हाई यू गो कूल यू फाइंड, ऐसा कोई सेंटेंस मैंने आपको सिखाया होगा। देखो, तो मैं आपको बोलता था कि अगर एक सेंटेंस में प्रोग्रेस हो रही है और दूसरे में भी प्रोग्रेस हो रही है, तो आपको डिग्री कंपैरेटिव लिखनी पड़ेगी और आर्टिकल द भी लगाना पड़ेगा आपको। यहां पे, यहां दो सेंटेंस है, तो द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, ये रूल इस तरह से बनता था। लेकिन देखो यही तो ना, अब इसमें भी तो प्रोग्रेस हो रही है ना, हालांकि सेंटेंस एक है लेकिन प्रोग्रेस हो रही है कि गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड नहीं, कोल्डर एंड कोल्डर। जब प्रोग्रेस में दिखाई देती है डिग्री, तो उस समय डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए। इसमें द नहीं लगेगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री होने की वजह से आपको दोनों साइड कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, कोल्डर एंड कोल्डर। तो एरर कहां दिखाया जाएगा, एरर दिखाया जाएगा बी पॉइंट में, बी में एरर है, ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। अब इसमें कहां मिस्टेक है, देखो जरा, इसमें मिस्टेक यह है कि आपने सीखा होगा कि आप एक वर्ड यूज करते हैं कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, और कंपैरेटिवली वर्ड सेंटेंस में तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कंपैरेटिव वर्ड के साथ लिख दिया कंपैरेटिव डिग्री, अब कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ध्यान से समझना इस बात को, तो डेफिनेटली देन तो लिखोगे ही लिखोगे भाई, देन तो लिखोगे ही लिखोगे आप, याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। तो एक साइड ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, और दूसरी साइड ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आपने सिर्फ लिखी है कंपैरेटिव डिग्री, यानी आपने लिख दिया है कंपैरेटिवली वर्ड, और साथ में लिख दिया है सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं, देन नहीं लिखा है, मान लो देन नहीं लिखा है। तो ऐसे केसेस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन से पार्ट को गलत मानोगे, किसको हटाओगे? देखो हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली का मतलब भी कंपेयर करना, तुलना करना, और कंपैरेटिव डिग्री का मतलब भी वही होता है, तुलना करना। तो एक तो हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें देन लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो देन लगा हुआ है इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं। अगर देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिवली के साथ तो देन आएगा नहीं। तो अगर कंपैरेटिवली के साथ देन लिखा हुआ है डिग्री के साथ, तो ऐसे कंडीशन में हम किसको हटा देते हैं, कंपैरेटिवली वर्ड को हटा देते हैं। और कभी कभी तो फेयरली भी लिखा होता है इसकी जगह पे, तो अगर ऐसा भी बन जाए तो भी फेयरली को हटा दिया जाता है ना।
अब देखो, अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कंपैरेटिवली के साथ सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, देन नहीं लगा हुआ, वहां देन की वजह से इसको हिला नहीं सकते हम। लेकिन अगर देन नहीं लिखा हुआ है तो बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि दोनों दिखा रहे हैं, पहले ही आएगा ना, अगर ये पहले आया तो मैं इसको हटा के पॉजिटिव डिग्री में अगर चेंज कर दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है ना। तो इससे समझ में आता है कि देन लिखा हुआ है अगर, फिर तो कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी आपको, इसको हटाना पड़ेगा। देन लिखा नहीं है तो फिर आप कंपैरेटिवली वर्ड को ना हटा करके डिग्री को बदल के पॉजिटिव में कर दो, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव वर्ड तो नहीं आ सकते ना, एक को डिग्री को पॉजिटिव कर दो। भाई बेटर है तो गुड कर दो, मोर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल कर दो। अब जरा बता दो किसको हटाओगे? बच्चे कह रहे सर अब हम समझ गए हैं कि बेटर के साथ तो देन भी लिखा हुआ है। सोचो जरा, अब मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने इस बेटर को हटा दिया, मान लो एक समय के लिए। आप कह रहे सर बेटर को हटा दो, तो आगे उसमें भी एरर है क्या? अब कंपैरेटिवली वर्ड के साथ थोड़ी ना देन आएगा, तो इसका मतलब है जब इसके साथ देन जुड़ा हुआ है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम किसको हटा देते हैं? कंपैरेटिवली वर्ड को। तो एरर कहां दिखाया जाएगा? ए में एरर दिखाया जाएगा, ए में एरर है। यानी बेटर को हटाने की जरूरत नहीं है और देन को भी हटाने की जरूरत नहीं है, आप कंपैरेटिवली वर्ड को ही हटा दोगे, ठीक है जी, उसको ही हटा दोगे। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व विद इन 5 मिनट्स। अब जरा देखो, अब यहां लिखा है दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व, जो मैंने कभी सॉल्व किया हो। इसका मतलब तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपने जो मैंने कभी भी सॉल्व किया हो, तो ये तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ना। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने के कारण आपको यहां मोर नहीं क्या लगाना चाहिए? मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगानी चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है साइंस हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ येट लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल, मोर एंड मोर पेनफुल। अब देखो ध्यान से, क्या प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है सर इसमें तो, कि साइंस हैज गिवन अस अ लॉट, बहुत कुछ दे दिया साइंस ने हमें। येट फिर भी लाइफ इज बिकमिंग, कि लाइफ क्या हो रही है? लाइफ मोर एंड मोर पेनफुल हो रही है, बढ़ रहा है प्रोग्रेस। भाई धीरे धीरे सबकी लाइफ में पेन आता चला जा रहा है, स्ट्रेस आता चला जा रहा है, तकलीफें हो रही हैं, हेल्थ कंडीशंस खराब हो रही है, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा मेरा भी हेल्थ खराब हो रहा है, देखो आज की क्लास में। तो आप देखो ध्यान से, तो आप इसमें साइंस का रोल है, और अगर कभी प्रोग्रेस दिखाई देती है ना, तो आप ध्यान देना, मोर कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब तो नो एरर, कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ तब होती जब यहां मच और मोर लिखते। हमें दोनों साइड अगर कंपैरेटिव डिग्री दिखाई देती है तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं मानी जाएगी, सही माना जाता है, ठीक है ना। आप ध्यान दो, ऐसा ही क्वेश्चन भी पीछे हमने प्रैक्टिस किया था। चलो जी, फिर से क्वेश्चन आया, रमेश इज एज गुड, ध्यान से देखना, इफ नॉट बेटर देन। तो देखो दोनों मेथड यूज किए गए हैं भाई, कंपेयर करने के लिए देन वाला मेथड भी यूज किया गया है, और अगर हमने एज का यूज किया था कि एज के साथ एज का यूज करेंगे या फिर सो के साथ एज का यूज करेंगे, और बीच की डिग्री कैसे रखेंगे? पॉजिटिव। और एक हमने सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाएंगे। तो ये दोनों एक साथ लिखा जाए तो कैसे चेक करोगे? दोनों चीज चेक करो आप ध्यान से, दोनों चेक करते हैं। देखो यहां पे अब देखो बेटर लिखा है, कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। अब बच्चे कह रहे सर इसमें तो देन लगा हुआ है, इसका मतलब वहां कोई गलती नहीं है। अब फिर दूसरा चेक कर लो, एज लिखा है, गुड भी लिखा है, लेकिन इसका पेयर तो नहीं आया ना कोई, इसीलिए इस गुड के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? एज। तो एरर कहां है? ए में एरर है, ए में एरर है। देखो बेटर के साथ देन लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां गई कि एज के साथ गुड भी लिखा हुआ है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एज का पेयर तो बनाओ, एज का पेयर एज लिखना चाहिए, इसीलिए हमें गलत माना जाएगा, ए में एरर दिखाया जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो जरा, आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं और आप सब समझ पा रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगे। आप ध्यान दो, एडजेक्टिव का टॉपिक जो आपने, और ये खास रूल है, ध्यान रखना, इसको ऑर्डर का रूल बोलते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के ऑर्डर को कैसे फॉलो करना है, कि आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है सेंटेंस में, ठीक है। इस तरह से देखो, अगर एज वेल एज आ जाए, एंड आ जाए, और आ जाए, तो देखा करो कि दोनों साइड के वर्ड, दोनों साइड के जो वर्ड लिखे हैं, अगर वो एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग कैटेगरी के वर्ड है ना, तो आपको हमेशा उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं कि मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने लिख दिया मोर ब्यूटीफुल और साथ में लिख दिया एंड सीनियर
ठीक है, और यहां पे लिख दिया आपके लिए 2, सीनियर 2। तो आप ध्यान देना, इसमें अब एक प्रॉब्लम यह है कि मोर ब्यूटीफुल है ना, तो मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव वर्ड है, और सीनियर भी हालांकि कंपेरेटिव वर्ड बन सकता है, लेकिन हमें पता है कि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। सीनियर कहता है कि मुझे कंपैरिजन दिखाने के लिए 2 लगाना पड़ता है, लेकिन मोर ब्यूटीफुल एक कंपैरेटिव वर्ड होता है नॉर्मल, तो इसमें देन आना चाहिए। तो ये सही कॉम्बिनेशन रहेगा, मोर ब्यूटीफुल देन एंड सीनियर 2। यानी ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, जब भी आते हैं ना तो अलग अलग वर्ड हो सकते हैं और दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। तो आज की क्लास में देखा जाए तो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, और आज बड़े ध्यान से अपने क्वेश्चन दोबारा से एक बार देख लेना कहां कहां गलती कर रहे हो। ये एडजेक्टिव के क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस अब ज्यादा करना स्टार्ट करेंगे, अब क्योंकि बहुत कुछ सिखा दिया आपको टॉपिक में मैंने। अब ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू ही हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।